नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज एक सुप्रीम कोर्ट में नई पिटीशन दायर हुई है जिसको ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन ने फाइल किया हुआ है। ये पिटीशन दोस्तों मैरिटल रेप को लेकर है, जिसको एक आम भाषा में हम कहें वैवाहिक बलात्कार। दोस्तों, एक्चुअली में क्या है कि वैवाहिक बलात्कार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, मगर ये क्या है कि हमारे देश के कुछ महिलावादियों ने इस तरह के कंसेप्ट को बनाया है, उसका निर्माण किया है। और ये भी वेल नोन फैक्ट है कि भारत में हर बीमारी बाहर से आती है। जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप, होम्योसेक्सुअलिटी, LGBTQ जो हैं ये सब बाहर से आए हैं, उसी तरीके से मैरिटल रेप नामक महामारी भी बाहर से आई है। इंडिया के अंदर जितने भी लॉ बने हुए हैं फैमिली मैटर्स को लेकर, ये सभी लॉ विमेन सेंट्रिक हैं, यानी ये टोटली महिलाओं के पक्ष में बने हुए हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा कानून नहीं है भारत में जो पुरुषों के पक्ष में बना हुआ हो। ये अलग बात है कि भारत का जो संविधान है वो साफ साफ कहता है, संविधान का आर्टिकल 14 ये साफ कहता है कि एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून की नज़र में सभी समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने और संसद ने आज तक आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को आज तक भारत में लागू होने ही नहीं दिया। इनकी जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है ये पूरा हाईजैक्ड है। आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं ये बड़े बड़े महिला संगठनों से जुड़े हुए हैं और उनके लिए काम करते हैं। बड़े बड़े महिला संगठन बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हैं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को गेस्ट बनाकर बुलाते हैं और साथ में इनको सम्मानित करते हैं, छोटा मोटा इनको अवार्ड दे देते हैं। यही कारण है कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर जजमेंट जो कि परिवार के मामलों को लेकर रहते हैं वो सब महिलाओं के फेवर में आते हैं। कारण ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की लिंकिंग है, बॉन्डिंग है बड़े बड़े महिला संगठनों से। इन महिला संगठनों को बाहर से पैसा मिलता है, ठीक है, दूसरे देशों से इनको पैसा मिलता है। और जब मोदी सरकार आई थी, हालांकि मैं मोदी सरकार का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि उन्होंने कई NGO को बंद करवा दिया था। कारण ये है कि कई NGO ऐसे हैं भारत में जिनको बाहर से पैसा मिलता है, और अगर किसी NGO के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो NGO सीधी सी बात है देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। भारत में अधिकतर महिला संगठनों को बाहर से पैसा मिलता है, ठीक है। और ये महिला संगठन भारत में परिवार को ख़त्म करने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा महिला संगठन किसी भी ऐसी गंदगी का विरोध नहीं करते जो महिलाओं से संबंधित होती है, वो हमेशा उसका समर्थन करते हैं। अगर कोई महिला नग्न घूमती है तो महिला संगठन उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और वो कुतर्क करते हुए कहते हैं कि कपड़े नहीं सोच बदलो। उसी तरीके से महिलाएं कुछ भी शराब सिगरेट पीती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, धंधा करती हैं, फिल्मों में कपड़े उतारती हैं। उसके अलावा तलाक के जो मामले वो महिलाओं की तरफ से ज़्यादा हैं। भारत में पिछले कुछ दशकों में ये देखने में आया है कि तलाक के लिए आवेदन देने वाले जितने भी लोग हैं उनमें 80% महिलाएं हैं। तो सीधी सी बात है कि महिला आज़ादी, महिला स्वतंत्रता के नाम पर हमारे देश में बहुत कुछ गंदा चल रहा है, और जब आप उसका विरोध करते हैं तो आपको पुरुष प्रधान या महिला विरोधी विचारधारा वाला व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है दोस्तों देश में, जिसमें कि जजेस भी शामिल हैं, आपके कई पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, आपका मीडिया भी शामिल है। पिछले 70 सालों से ये एक फैशन चल रहा है आपके देश में। आपके देश में इस बात का सर्वे तो किया जाता है कि कितनी महिलाएं प्रताड़ित हैं, मगर कभी इस बात का सर्वे किया ही नहीं जाता कि कितने पुरुष प्रताड़ित हैं। आपके देश में ये सर्वे तो होता है कि कितने बलात्कार हुए, लेकिन ये सर्वे नहीं होता कि बलात्कार के कितने मामले झूठे पाए गए और कितने झूठे बलात्कार के झूठे FIR दर्ज की गई। ऐसा कोई सर्वे आपके देश में नहीं होता। एक तरफा सर्वे किए जाते हैं और वही दिखाया जाता है
जब दिन रात यही चलेगा तो सीधी सी बात है कि आम आदमी के मन में कुछ उल्टा पुल्टा शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत का आम नागरिक भी इतना समझदार तो है नहीं और भारत का युवा भी इतना समझदार नहीं है। भारत का युवा शादी करने तो जाता है, लेकिन वो इतना मूर्ख है कि शादी करने से पहले वो पता ही नहीं करता कि मेरे देश में कैसे कैसे कानून शादी को लेकर बने हुए हैं, जबकि उसके आसपास ये सब घटनाएं घट रही हैं। ये सर्वे तो किया जाता है कि कितनी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं, मगर ये सर्वे नहीं किया जाता है कि कितने पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार हैं। ये सर्वे तो किया जाता है कि कितने क्रिमिनल पुरुष हैं, लेकिन ये सर्वे नहीं किया जाता कि कितनी क्रिमिनल महिलाएं हैं और उनका जो क्राइम रेट है वो कितने % बढ़ रहा है। ये सर्वे किया जाता है कि कितनी लड़कियां छेड़ी जाती हैं, मगर ये सर्वे नहीं किया जाता कि कितनी महिलाओं ने लड़कों को छेड़ा या उनको गंदे इशारे करे। ऐसा कोई सर्वे देश में होता ही नहीं है। देश में कितने पुरुष प्रताड़ित हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, इसको लेकर ना कोई सर्वे होता है, ना कोई वर्कशॉप होती है, ना कोई आयोग बना हुआ है। ये आपके देश की हालत है। तो उसी तरीके से वैवाहिक बलात्कार को लेकर एक पिटीशन दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि धारा 376 में जो एक अपवाद दिया हुआ है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि एक पुरुष जो है अगर वो अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर वो बलपूर्वक कुछ करता है तो सीधी सी बात है, उसमें ये एक एक्सेप्शन दिया हुआ है और ये एक्सेप्शन सही भी है। और अगर सीधी सी बात यह है कि हमें अलग से वैवाहिक बलात्कार पर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसको 498A में कवर किया गया है और इसको घरेलू हिंसा में भी कवर किया गया है। उसमें साफ लिखा है कि यौन हिंसा अगर पति करता है तो पति के ऊपर केस दर्ज होगा 498 का या फिर घरेलू हिंसा का। दूसरी बात ये कि हमारे देश में पहले ही इतने सारे कानून पुरुषों के खिलाफ बनाए गए हैं और 498 जो कानून था, जिसमें पहले जमानत भी नहीं होती थी, इस कानून से महिला संगठनों की दुकानें चल रही थी। अब क्या हुआ कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले के बाद जो जजमेंट हुआ उसके बाद 498 ठंडा पड़ गया। यही कारण है कि महिला संगठनों की दुकानें अब बंद हो चुकी हैं। अब उनको धंधा करने के लिए कुछ नया कंसेप्ट चाहिए, इसीलिए अब वैवाहिक बलात्कार जैसी चीज़ों को हवा दी जा रही है। और जब तक वैवाहिक बलात्कार जैसे कानून नहीं आ जाता तब तक एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि जो महिला 498A का केस लगा रही है वो उसके साथ धारा 377 भी लगा रही है, यानी अननेचुरल सेक्स। IPC की धारा 377 जो कहती है अननेचुरल सेक्स के बारे में, क्योंकि 498 तो एक तरीके से ख़त्म हो चुका है, ऐसा समझ लीजिए। उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, इजीली जमानत हो जाती है और क्योंकि 498 के मामले झूठे ही पाए जाते हैं, इसलिए व्यक्ति आसानी से बरी हो जाता है। यही कारण है कि अब इनको दुकान चलाने के लिए कोई नया कंसेप्ट चाहिए। अगर ये लोग वैवाहिक बलात्कार पर कानून बनाते हैं तो हमारा सिंपल सा सवाल ये है कि आप जेंडर न्यूट्रल लॉ क्यों नहीं बनाते? सिर्फ पुरुष को ही यौन अपराधी क्यों घोषित किया गया है? क्या महिला यौन अपराधी नहीं होती? कई लोग हमसे पूछते हैं कि महिला ने किसका रेप किया, तो हमारा उनसे ये सवाल रहता है कि आज तक आपने कितने सर्वे किए महिलाओं द्वारा किए जाने वाले यौन अपराधों को लेकर? आप सर्वे ही नहीं करते। आपका सर्वे एक तरफा होता है, कितने पुरुष ने बलात्कार किया, कितने पुरुष पत्नियों को पीटते हैं, कितने पुरुषों ने दहेज मांगा। आपका सर्वे एक तरफा होता है। आपका सर्वे इस तरफ तो होता ही नहीं है कि कितनी महिलाएं पतियों को ब्लैकमेल करके उनसे मोटी रकम वसूलती हैं, क्या इसको दहेज नहीं बोलेंगे? कितनी महिलाएं पतियों पर हिंसा करती हैं, क्या इस पर कोई सर्वे नहीं होता? कितनी महिलाएं पुरुषों को छेड़ती हैं, उनको गंदे इशारे करती हैं और उस पर कोई कानून ही हमारे देश में नहीं है। पाषाण युगीन कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था भारत में चल रही है। आज मैरिटल रेप को लेकर कानून बनाने की बात हो रही है, कल को मैरिटल मोलेस्टेशन यानी वैवाहिक छेड़खानी का कानून भी बन के आ जाएगा। हो सकता है पत्नी ये कहे कि मैं किचन में खाना बना रही थी तो पति ने मुझे सीटी मारी। इस तरह के घटिया कानून विवाह नामक संस्था को ख़त्म कर रहे हैं। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो वैवाहिक मामलों की कोई समझ नहीं रखते हैं। उनका एक ही माइंड सेट है कि पुरुष ही गलत होता है, उसको ही दंड देना है। इसी विचारधारा के साथ वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इसी विचारधारा के बोझ तले वो कोई भी निर्णय ठीक से कर ही नहीं पाते हैं। वो एक तरफा निर्णय करते हैं, महिलाओं के सम्मान में कसीदे पढ़ते हैं। आज तक ऐसा एक भी जज पैदा नहीं हुआ जो पत्नी को ये कहता हो कि तुम पति का सम्मान करो,
लेकिन ऐसे हजारों जज मिल जाएंगे जो पति को कहते हैं कि तुम पत्नी का सम्मान करो। और अगर वैवाहिक बलात्कार जैसे कानून आते हैं तो इस कानून के का वही हाल होना जो 498 में हुआ था कि झूठे मामले दर्ज होंगे। तो सवाल ये है कि हमारे देश में एक तरफा कानून क्यों बनाए जाते हैं? एक तरफा कानून बना तो दिया जाता है, मगर उस कानून से जो पीड़ित है, जो बाद में बरी होता है, उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। पहले ये होता था कि 498 वगैरह में पति जेल चला जाता था, उसकी नौकरी चली जाती थी, उसके बाद वाइफ जो है 125 का केस लगा देती थी। अब जिस पत्नी के कारण पति की नौकरी गई है, पत्नी उसी पति से भरण पोषण मांग रही है। और जज साहब में भी दिमाग नहीं है कि पति की नौकरी चली जा चुकी है पत्नी के कारण, तो किस बात का भरण पोषण। ऐसे पहले बहुत सारे मामले हुए हैं जहाँ पति पर केस लग जाता था, पति की नौकरी चली जाती थी, उसके बाद पत्नी धारा 125 CRPC का मुकदमा लगा देती थी। अब सवाल है कि जो पति जेल गया है, जेल से वापस आया है, अब 125 का मुकदमा लड़ेगा, जबकि पत्नी के कारण उसकी नौकरी जा चुकी है। तो आप वैवाहिक बलात्कार का कानून अगर बना रहे हैं तो इसको भी जेंडर न्यूट्रल बनाइए, पत्नी पर भी वैवाहिक बलात्कार का आरोप लगे। दूसरी बात, साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? बंद कमरे में क्या हुआ कौन जानता है। और तीसरी बात, जब इसके लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं तो इसके लिए वापस कानून क्यों बनाना? घरेलू हिंसा कानून में भी इसको कवर किया गया है, 498A में भी इसको कवर किया गया है, तो इसके लिए अलग से कानून क्यों बनाना? और सेकेंड थिंग, इस तरह की घटिया सोच के साथ ऐसे कानून बना के क्या साबित करेंगे? क्या पति बंद कमरे में कैमरा लगा ले, या फिर एक व्यवस्था बनाई जाए कि पति जब भी पत्नी से संबंध बनाने जाए तो उसके पहले न्यायालय की परमिशन ले या पुलिस की परमिशन ले। ऐसा कोई फॉर्म बना दिया जाए जिससे कि पति जो है उसको परमिशन मिले। और सबसे आखिरी बात कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? और अगर दुरुपयोग होता है, कोई पति जो है वो बिना मतलब में जेल चला जाता है जो बेकसूर है, तो उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, उसको क्या हर्जाना मिलेगा? कई लोग ये कहते हैं कि दुरुपयोग हर कानून का होता है। ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। ये बात सही है कि दुरुपयोग हर कानून का होता है, लेकिन अगर किसी कानून का 50% से अधिक दुरुपयोग हो रहा है, उस कानून में 50% से अधिक मामले झूठे हैं, तो फिर उस कानून को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में सिर्फ महिला कानून ही नहीं, जितने भी कानून बने हैं उन सब का दुरुपयोग औरतें ही कर रही हैं। ये बात कहना नहीं चाहिए, मगर सच्चाई है। मर्डर के कानूनों का दुरुपयोग महिलाएं कर रही हैं। ऐसे नंबर ऑफ केसेस हमारे देश में चल रहे हैं जहां एक पत्नी की हत्या का आरोप पति के ऊपर है, पति बेचारा जेल में है, बाद में मालूम पड़ता है कि पत्नी जिंदा है और किसी की रखैल बनकर रह रही है। ऐसे नंबर ऑफ केस भारत में दोस्तों चल रहे हैं। तो मर्डर के कानूनों का दुरुपयोग किसने किया? औरत ने किया। दहेज कानून का दुरुपयोग कौन करती है? औरत करती है। घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग कौन करती है? औरत करती है। छेड़खानी, बलात्कार, यौन शोषण, इनका दुरुपयोग कौन कर रहा है? औरत कर रही है। चोरी के कानूनों का दुरुपयोग भी औरतें कर रही हैं। आपको पता है जगह जगह महिलाएं चोरी करती हैं। दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन में पॉकेट मार जो खेल चलता है, हर साल की रिपोर्ट है, आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, हर साल की रिपोर्ट है। जितने भी पॉकेट मार दिल्ली मेट्रो स्टेशन में पाए जाते हैं उसमें से 95% पॉकेट मार महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। तो आपके यहाँ जितने भी कानून हैं, चाहे वो हत्या का ही क्यों ना हो, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे घरेलू हिंसा का हो, चाहे चोरी का हो, किसी का भी हो, इन सब का दुरुपयोग कर कौन रहा है? इनका दुरुपयोग औरतें कर रही हैं। मतलब ये इतनी हैरानी वाली बात है। इन चीज़ों पर कोई सर्वे नहीं होता। आप वैवाहिक बलात्कार को लेकर बनाइए कानून, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गारंटी दीजिए कि अगर कोई पुरुष इसमें फंसता है झूठे आरोप में और बरी होता है तो उसको मुंह मांगा कंपनसेशन आप दिलवाएंगे, और साथ में उसकी पत्नी को दंड भी दिलवाएंगे। उस पुरुष को अति शीघ्र जो है तो तलाक मिलेगा और वो पुरुष अपनी पत्नी को भरण पोषण भी नहीं देगा। आप उसमें प्रोविज़न डालिए। अगर आपको आपकी व्यवस्था पर विश्वास है, कानून व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर, तो आप वो प्रोविज़न डालिए। और अगर आपको आपकी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है तो आपको अधिकार ही नहीं है कानून बनाने का। लेकिन हमारे देश में तर्क के लिए कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ कुतर्क चलता है। और हमारे देश में जिस बड़े कानून की मांग पूरा देश करता है वो कानून कभी नहीं बनाया जाता, लेकिन टुच्चे कानूनों की मांग कुछ टुच्चे संगठन खड़े हो जाते हैं जिनकी संख्या 100 बराबर भी नहीं है। 140-50 करोड़ के देश में 100 के आसपास भी संख्या
जिन संगठनों में लोगों की नहीं है उन संगठनों की बात मान ली जाती है। हमारे देश में लोकपाल बनाने की मांग पूरे देश ने करी थी, आज तक नहीं बना। लेकिन वैवाहिक बलात्कार की तो बात छोड़िए अधिकतर महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन महिलाओं ने कभी उस कानून की मांग ही नहीं करी। भारत की 90% महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी इस कानून के बारे में सोचा ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि ऐसे कानूनों की मांग चंद महिलाओं ने करी और वो कानून बन के आ भी जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है, जबकि लोकतंत्र में किसी कानून की मांग अगर बहुत ज़्यादा लोग करते तब वो कानून बनना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जब बहुत ज़्यादा लोग किसी कानून की मांग करते हैं तब वो कानून बनता ही नहीं है। और हमारे देश में जब किसी कानून की मांग तुच्छ लोग करते हैं वो कानून तुरंत बन जाता है। मतलब साफ है, कानून बनाने के पीछे न्याय नामक कोई चीज़ है ही नहीं। कानून बनाने के पीछे वोट बैंक की मंशा है। और जैसा मैंने बताया कि आपके पॉलिटिशियन और आपके न्यायाधीश एक महिला संगठनों से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं के फेवर में ही निर्णय आते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या जजों को दिखा नहीं देते? तो जज जो हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, वो जज जिससे जुड़े हैं वो उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? और आपकी पूरी न्यायपालिका हाईजेक्ड है। हमारे देश में जाति की बात करें तो एक स्पेशल जाति के समर्थन में ही फैसले आता है। धर्म की बात करें तो एक खास धर्मों के समर्थन में ही फैसले आते हैं। उसी तरीके से अगर लिंग की बात करें, जेंडर की बात करें, तो महिलाओं के समर्थन में ही फैसले अक्सर आते हैं। भारत में कई महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई तो गई, उनकी दया याचिका को खारिज भी किया गया, किंतु उसके बाद भी उनको लटकाया नहीं गया। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है और ऐसी महिलाओं को सम्मान देंगे आप? हमारे देश का सबसे जघन्य अपराध दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, बहुत से क्राइम हमारे देश में हुए, बड़े बड़े कांड हुए, निठारी कांड हुआ, दिल्ली गैंगरेप कांड हुआ और भी बहुत से कांड हुए जो आपने सुने होंगे। सबसे खतरनाक कांड भारत का अगर कुछ था तो वो महिलाओं ने किया था। 1996 में कोल्हापुर की दो बहनों को, जिसका नाम था रेणुका शिंदे और सीमा गवित, इन सगी बहनें हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था। 43 मासूम बच्चों की हत्या का आरोप इनके ऊपर था। ये मासूम बच्चों को किडनैप कर लेती थी जिनकी उम्र 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल होती थी, और उनको फिर ये उनसे भीख मंगवा के उनको तड़पा तड़पा के मार डालती थी। इनको गिरफ्तार किया गया, इनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट से भी, इनकी दया याचिका को खारिज किया जा चुका है। उसके बावजूद भी दोस्तों अभी तक इनको फांसी पर लटकाया नहीं गया, उल्टा इनकी फांसी को माफ़ कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी साल। अब बताइए कितने शर्म की बात है। इतने गंभीर अपराध में भी इनको दंड नहीं दिया गया। इसके आगे दिल्ली गैंगरेप जैसा मामला कुछ भी नहीं है। इसके अलावा शबनम नाम की महिला, जो यूपी की महिला है, जिसने अपने परिवार में माता पिता सहित 11 लोगों को मारा था, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था, उसको ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। उसकी दया याचिका को खारिज किया जा चुका है, उसके बाद भी उसको अभी तक नहीं लटकाया गया। शबनम के अलावा एक और महिला जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी यूपी की है, उसको ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, उसकी भी दया याचिका को खारिज किया जा चुका है, मगर उसको अब तक लटकाया नहीं गया। लेकिन दिल्ली गैंगरेप जो 2012 में हुआ था उसमें तुरंत फांसी दे दी गई। आपका पूरा सिस्टम जो है नारीवाद की बलि चढ़ा हुआ है, और इसके खिलाफ जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने देखा है लोग व्हाट्सएप पर भी लिखने से डरते हैं। तो जब इतने डरपोक आप लोग बने हुए हैं तो फिर परिवर्तन की उम्मीद ना करें। तो उम्मीद है हमारा वीडियो या आपको अच्छा लगा होगा। इस पर जो भी आपके विचार हैं उसका हम स्वागत करेंगे, और लोगों को बताइए कि समाज में क्या क्या हो रहा है। किसी गलत चीज़ का जितना भी विरोध करेंगे उतना अच्छा है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत